Good morning. This class is for ecology students. जनरल एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी हम आपको करा चुके हैं। कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनकी आज हम बात करते हैं। व्हाट इज़ इको स्पीशीज़? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारिजाति क्या है, इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, तो आप कहेंगे दैट दिस इज़ अ यूनिट ऑफ जीन इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके जो सदस्य होंगे उनके एक से अधिक प्रारी इकोटाइप्स उपस्थित हो सकते हैं। अभी आपको इकोटाइप की भी हम परिभाषा बताएंगे, जो कि अंतर जनन क्षम होते हैं, अर्थात उनके सदस्य आपस में जनन कर सकते हैं। जो आपस में सदस्य जनन कर सकते हों और जिनके एक से अधिक इकोटाइप्स हों, उन्हें हम इको स्पीशीज़ के नाम से जानते हैं। व्हाट आर इकेट्स, जिन्हें आप पारिज कहते हैं? ये भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियों में उगते हैं, लेकिन इनमें स्थानीय जलवायु के कारण, जो लोकल क्लाइमेट किसी भी स्थान की होती है, उसके कारण इनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आ जाते हैं। कार्य की कुछ अनुकूलन या भिन्नताएं इनमें आ जाती हैं, और ये भिन्नताएं आनुवंशिक स्तर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थिर रह करके नहीं जाती, ये अस्थायी होती हैं। अगर ऐसे पौधों को आप उनके मूल स्थान पर फिर से लगा दें या उन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशंस में उन्हें वापस स्थापित कर दिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि इनकी ये भिन्नता धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो इकेट्स क्या हो गए? अगर आपसे इकेट्स की परिभाषा पूछी जाए, इकेट्स वो पादप होते हैं जो कि भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थितियों में उगने के कारण उनमें स्थानीय जलवायु के कारण जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ परिवर्तन जो उनमें आते हैं, भिन्नताएं जो आती हैं, वो भिन्नताएं उनकी स्थायी नहीं होती। आनुवंशिक स्तर पर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। यदि ऐसे पौधों को पुनः उनके मूल स्थान में, मूल उनकी जो भी सेट ऑफ कंडीशंस में उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए, उन्हें स्थापित कर दिया जाए, तो वो फिर से अपने मूल प्रारूप में आ जाते हैं। उनको हम इकेट्स कहते हैं। एंड व्हाट आर इकोटाइप्स? इकेट्स की भांति ये भी ऐसे पौधे होते हैं जो कि भिन्न भिन्न वातावरणों में उगते हैं और अलग अलग वो अनेक प्रकार की भिन्नताएं वो दर्शाते हैं, लेकिन इनकी भिन्नताएं जो होती हैं वो आनुवंशिक स्तर पर स्थिर होती हैं, या कह लीजिए आप उन्हें, ये भिन्नता स्थायी होती है। जबकि इकेट्स में कैसी थी? टेम्परेरी थी। अगर उन्हें वही सेट ऑफ कंडीशंस दे दी जाएं तो वो फिर से उसी रूप में आ जाते थे। जबकि इकोटाइप वो पौधा होता है जो कि अगर अलग परिस्थितियां उसको मिल रही हैं, अलग वातावरण उसको मिल रहा है, तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो फिर से दोबारा अपने मूल उसमें नहीं आएगा, मूल स्वरूप में नहीं आएगा। उन्हें आप कहते हैं इकोटाइप्स। तो इको स्पीशीज़, इकेट्स और इकोटाइप्स, ये आप बहुत अच्छे से समझ लें इनको। इनकी परिभाषा कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट की, कि पर्यावरण की क्या क्या अवधारणाएं और किस तरह से आप उन अवधारणाओं को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं: स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और एवोल्यूशनरी। जो पहला स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है, उसमें आप किस किस चीज़ को पढ़ेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स आप लेंगे? पहला उसमें एनवायरनमेंट है, वातावरण। अब आप सभी समझ चुके हैं पर्यावरण क्या होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। ये 2 प्रकार से आप इसे डिफ़ाइन कर सकती हैं। जब बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप पर्यावरण को डिफ़ाइन करना चाहती हैं तो उसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, जबकि अगर आप बड़े स्तर पर आप बातें करें, सुपरफिशियल बात करती हैं, तो आप उसे मैक्रो एनवायरनमेंट के नाम से जानती हैं। सेकंड जो इसका स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट में आता है पार्ट, वो है ऑर्गेनिज्म। जो वातावरण होता है उसका क्या हिस्सा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में? ऑर्गेनिज्म उसके अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण उसके अंतर्गत आता है, पॉपुलेशन उसके अंतर्गत आती है। पॉपुलेशन की परिभाषा हम आपको बता चुके हैं पहले। किसी भी एक जाति के सदस्य किसी भी विशिष्ट स्थान पर जब एक समय में मौजूद होते हैं तो उसे हम समष्टि कहते हैं या पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी जो होती है वो बहुत सारी जातियां जब एक जगह एक विशिष्ट स्थान पर रहती हैं, उपस्थित होती हैं, तो उसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम, जिसमें बहुत सारे समुदाय एक स्थान पर आपको देखने को मिले, जिनके साथ बायोटिक और एबायोटिक दोनों एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सक्सेशन जो है ये आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ना होगा, लेकिन सक्सेशन जो अनुक्रमण होता है वो एक इस प्रकार का सिस्टम है या एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि कोई एक जाति किसी एक स्थान पर उपलब्ध है, तो कुछ समय के पश्चात वो इतना वातावरण को परिवर्तित कर देती है कि उसके रहने के लायक वो स्थान नहीं रहता और वो उस जगह से बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। और उसके बाद उस स्थान पर दूसरी नई जाति प्रवेश करती है और वो पूरी पुरानी वाली जाति को संपूर्ण नष्ट कर देती है और खुद आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहता है कालांतर में, और इसी क्रम जो ये निरंतर क्रम चल रहा है इसे हम सक्सेशन या अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। क्योंकि समुदाय कभी भी स्थिर नहीं दिखाई देते हैं, वो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक साथ एक ही प्रकार के बहुत सारे पादप रहेंगे तो निश्चित रूप से जो उनका पोषण है, उनकी और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी उन्हें खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, तो उसमें आपस में उनमें कंपटीशन होगा, एक प्रकार का उनमें प्रतियोगिता सी होगी, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, और उसके कारण वो जगह जो है वो कालांतर में उनके रहने के लायक नहीं रहेगी, फिर कोई और समुदाय वहाँ पर आकर के रहेगा। तो इस क्रम को हम सक्सेशन के या अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। इसको हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। फिर एक और हिस्सा इसका है स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट में, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो इसका है वो है बायोम। बायोम की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं कि पादप और जंतुओं का जो जटिल समूह एक समान जलवायु में अपनी विशिष्टता के आधार पर अन्य स्थलीय समुदायों से या सामुदायिक आवासों से अलग पहचाना जा सके, उसे हम बायोम कहते हैं। उदाहरण इन्होंने दे रखे हैं टुंड्रा, टैगा और घास मैदान। ये सब एक प्रकार से बायोम के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक सेट ऑफ कंडीशंस में अलग प्रकार के सेट ऑफ प्लांट्स वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर जो है वो पूरा पृथ्वी का समस्त भाग जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बायोस्फीयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इस प्रकार से। और इसका फंक्शनल कॉन्सेप्ट जो है उसमें आता है इकोलॉजिकल नीड्स। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी जाति का पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऑक्यूपेशन है वो किस प्रकार से अपनी आजीविका करती है या किस प्रकार से वो अपना पोषण प्राप्त करती है, किस प्रकार से वो रहती है, उसे उसका हम निच कहते हैं। समष्टि की पारस्परिक प्रक्रियाएं जो हैं, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, एनर्जी फ्लो, बायोजियो केमिकल साइकिल, ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये इसके फंक्शनल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है, लिखना है। एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो हैं उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो भी आज हमारे सामने प्लांट्स नज़र आते हैं, उनकी स्पीशीज़ नज़र आती हैं, वो किसके कारण है आज हमारे सामने? वो ड्यू टू देयर बेस्ट अडेप्टेशन। उनका जो एक अच्छा अडेप्टेशन या अनुकूलन रहा है आज की सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में, उसी के कारण वो हमारे सामने मौजूद हैं। भूतपूर्व जीव विकास के परिणाम स्वरूप ही आज के जीव उपस्थित हैं। ऐसे जीव जो अनुकूलित नहीं हुए आज विलुप्त हो चुके हैं। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आज हमें नज़र नहीं आते। वो किसके कारण हुए? क्योंकि उनके लिए वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी, वातावरण जो था उनके लिए अनुकूल नहीं था। ये सब चेंजेस जो आप देखते हैं वो एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने हैं, आपको उसमें लिखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में लिखिए, तो आपको यही तीनों आपको पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड एवोल्यूशनरी।